साथियों नमस्कार। कक्षा 12वीं के प्रश्न बैंक के अध्याय 9 के प्रश्नों की बात यहाँ की जा रही है। तो यहाँ पे वैसे तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से आप यहाँ रिपीट कर लें। पहला है रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न है और इसमें पूछा गया है कि उपसंयोजन संकुल के निर्माण में केंद्रीय परमाणु या आयन को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहा जाता है। ईडीटी एक षड्यंत्र लिगेंड है। उपसंयोजन यौगिकों का रंग इलेक्ट्रॉन के डीडी संक्रमण के कारण होता है। ये डीडी संक्रमण इस तरह होता है T2G और EG या फिर EG और E और T2 के बीच में होता है। आपका ये अलग अलग नाम रहते हैं। अष्टफलकी के लिए T2G और EG नाम रहता है और चतुष्फलकी के लिए आपका EG और T2 रहता है। और चौथा प्रश्न है ज्यामितीय समवेता हेट्रोलैप्टिक संकुल में पाई जाती है। हेट्रोलैप्टिक का मतलब है जिसमें धातु से अलग अलग प्रकार के लिगेंड जुड़े हों। यानी मान लीजिए M कोई धातु है और उसमें मान लो 6 लिगेंड जुड़े हैं और 6 के 6 लिगेंड एक से हैं, तो ये होमोलैप्टिक कहलाएगा, यानी समलैप्टिक। और यदि इसमें कुछ लिगेंड अलग टाइप के हों, मान लो कुछ L1 हैं, कुछ L2 हैं, तो ऐसे संकुलों में जिनमें अलग अलग लिगेंड जुड़े हुए होते हैं उनमें ज्यामितीय समवेता प्रदर्शित होती है, उनको हम हेट्रोलैप्टिक संकुल कहते हैं। और जिनमें समान लिगेंड होते हैं तो उसमें ज्यामितीय समवेता नहीं होती है, वो होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। पांचवा है इसमें केंद्रीय परमाणु से सीधे जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या को हम उपसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इसको समन्वय संख्या भी कहा जाता है। अगले प्रश्न में है एक वाक्य में उत्तर देने के प्रश्न। तो एक वाक्य में उत्तर वाले ये हैं, देखिए जीगलर नाटा उत्प्रेरक किस धातु से संबंधित है। जीगलर नाटा उत्प्रेरक पता है आपको, टाइटेनियम धातु से संबंधित है, टाइटेनियम क्लोराइड होता है। किस प्रकार के लिगेंड कीलेट बनाते हैं आपको पता है, बहुदंतो लिगेंड कीलेट बनाते हैं, यानी एक दंतो लिगेंड कीलेट नहीं बना पाता, ये द्विदंतो लिगेंड कीलेट बना लेता है। कीलेट आपको पता ही है क्या होता है, जब कोई लिगेंड में दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं और वो धातु से जुड़ करके दो तरफ से जुड़ता है तो उसमें वलय संरचना बनती है, उसी को कीलेट कहते हैं। तीसरा प्रश्न है आपको उनका नाम दिया है, सूत्र देना है। टेट्रा कार्बोनेट निकल का सूत्र लिखना है। तो टेट्रा कार्बोनेट निकल 0 इसका नाम होना चाहिए, यहाँ पे 0 और लिखा होना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला है आपको पता है ना, CO4। आपको यहाँ ध्यान रखना है कार्बोनिल यानी CO, ये कोबाल्ट वाला नहीं है, आप छोटा नहीं लिखना, दोनों की साइज समान होना चाहिए। और इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 रहता है, क्योंकि जो CO यानी कार्बोनिल समूह है वो उदासीन लिगेंड है। इस तरह से यहाँ पे निकल की संयोजकता 0 है, इसलिए यहाँ पे कोई आवेश पे नहीं होता है। और आपका चौथा प्रश्न है क्रिस्टल छेद सिद्धांत के अनुसार उपसंयोजन यौगिकों का रंग का कारण क्या है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये बताती है कि जैसी लिगेंड आता है तो जो D ऑर्बिटल हैं, जो 5 ऑर्बिटल हैं D के, वो 2 भागों में टूट जाते हैं, यानी इनका विभाजन हो जाता है। अष्टफलकीय संकुल में ये 3 T2G और 2 EG होते हैं। इनकी ऊर्जा कम होती है 3 की और 2 की ऊर्जा ज़्यादा होती है, यानी 2 ऊपर पहुंच जाते हैं और 3 कम एनर्जी वाले नीचे रह जाते हैं। इसका और विस्तार से आपने पढ़ा होगा। तो इनमें जो T2G EG संक्रमण या DD संक्रमण भी कह सकते मिला के इनको, क्योंकि दूसरे वाले संकुल में ये E और T2 नाम रहता है। इसमें 2 नीचे रहते हैं और 3 ऊपर रहते हैं, तो हम इसको इकट्ठा DD संक्रमण लिख देते हैं। तो क्रिस्टल छेद सिद्धांत के अनुसार उपसंयोजन यौगिकों के जो रंग है T2G EG या T2 या DD संक्रमण के कारण होता है। पाँचवा है बर्नर के सिद्धांत के अनुसार धातुओं में कितने प्रकार की संयुक्ताएं पाई जाती हैं।
बर्नर के सिद्धांत के अनुसार धातु में दो प्रकार की संयुक्ताएं पाई जाती है। एक तो प्राथमिक संयुक्ता है जो आयनों से संतुष्ट होती है, दूसरी द्वितीयक संयुक्ता है जो उपसंयोजन द्वारा संतुष्ट होती है, लिगैंड के द्वारा संतुष्ट होती है। अब इसमें 2 नंबर के प्रश्न हैं, तो 2 नंबर के जो प्रश्न हैं उनमें पहला प्रश्न है द्विक लवण क्या है, डबल साल्ट। ये तो आप जानते ही हैं कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों को गर्म करके उनके विलयन को गर्म करके और फिर वाष्पित करके क्रिस्टलाइज किया जाता है तो योगशील यौगिक बनते हैं। ये योगशील यौगिक जो जलीय विलयन में सरल आयनों में टूट जाते हैं, यानी इनका केवल ठोस अवस्था में अस्तित्व रहता है, और यदि इसको जल में घोल दिया जाए तो इस अपने समस्त मूल आयनों का परीक्षण देते हैं। ये द्विक लवण कहलाते हैं, जैसे कि आपका मोहर लवण फेरस अमोनियम सल्फेट, इसको जैसे जल में घोलेंगे तो आपको आयरन का भी वो मिलेगा टेस्ट, सल्फेट का टेस्ट भी मिलेगा, अमोनियम का टेस्ट भी आपको मिलेगा। फिटकरी भी इसी कैटेगरी में आता है, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और क्रिस्टलन जल, इसमें भी पोटेशियम, एल्युमिनियम और सल्फेट का परीक्षण ये देता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है संकुल या संकर यौगिक किसे कहते हैं। तो संकर यौगिक भी आपके योगशील यौगिक होते हैं। इसमें भी दो या दो से अधिक यौगिकों से बने क्रिस्टलीय पदार्थ या योगशील यौगिक जो जलीय विलयन में अपने सभी सरल आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, अर्थात इस विलयन में भी पदार्थ अपना अस्तित्व बनाए रखता है, संकुल या संकर यौगिक कहलाता है। इसमें आपको परीक्षण कौन देंगे, मूल आयनों का परीक्षण ना होकर के एक नया आयन बनेगा उसमें, जैसे कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन की यदि हम परीक्षण करते हैं तो हमें पोटेशियम आयन का तो परीक्षण प्राप्त होता है, ये पॉजिटिव रहता है, लेकिन आपको ना तो फेरसम का मिलेगा और ना ही साइनाइड का मिलेगा टेस्ट। इन दोनों के टेस्ट विलयन में नहीं मिलते हैं, यानी फेरस आयन और साइनाइड आयन का परीक्षण नेगेटिव आएगा। इसमें चूँकि ये मूल रूप में ना उपस्थित होकर के एक संकुल आयन के रूप में उपस्थित रहता है, यानी इसमें हेक्सासाइनोफेरेट आयन रहता है, इसलिए ये एक नया पदार्थ बनता है, यानी विलयन में भी इसका अस्तित्व रहता है। इसको हम कहते हैं संकुल आयन। तो संकुल या संकर यौगिक कहलाते हैं जो कि विलयन में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, विलयन में अपने मूल आयनों में नहीं विभक्त होते हैं। तीसरा प्रश्न है द्विक लवण और संकुल यौगिक में दो अंतर लिखना है। आप द्विक लवण और संकुल यौगिक के बारे में आप पढ़ चुके हैं ऊपर प्रश्नों में, तो कोई दो अंतर लिख दीजिएगा। जैसे द्विक लवण रासायनिक गुण मूल यौगिकों के समान रहते हैं इसके, क्योंकि विलयन में जैसे हम तोड़ते हैं तो मूल आयनों में टूट जाता है, जबकि संकुल यौगिक में जो गुण होते हैं वो मूल यौगिकों की तुलना में अलग होते हैं, क्योंकि इनमें वो आयन नहीं होते हैं, दूसरे नए आयन बन जाते हैं। दूसरा अंतर है ये जलीय विलयन में मूल आयनों में आयनित हो जाते हैं, ये जलीय विलयन में मूल आयनों में आयनित नहीं होते हैं, इनमें नए आयनों का अस्तित्व होता है। द्विक लवण में धातु आयन की संयुक्ता केवल सामान्य संयुक्ता होती है, माने इसमें केवल वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका सामान्य वाला वही रहता है, जबकि संकुल में धातु आयनों की सामान्य संयुक्ता के साथ साथ उपसंयुक्ता भी होती है, उसमें लिगैंड उपसंयोग बंधन द्वारा जुड़े होते हैं और इसको हम समन्वय संख्या कहते हैं। इस तरह से ये इसमें अंतर हो गए। चौथा प्रश्न पूछा गया है इसमें केंद्रीय धातु परमाणु को परिभाषित कीजिए। जैसा कि आप जानते ही हैं किसी उपसंयोजन सत्ता में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें जो धातु परमाणु या आयन होता है वो निश्चित संख्या में अन्य धातुओं और अन्य लिगैंड्स या अन्य आयन या परमाणुओं से घिरा रहता है, एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में जुड़ा रहता है, इसे ही हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। यहाँ पे जो आयरन है, आयरन के जितने भी संकुल होंगे सबके समन्वय संख्या लगभग 6 रहती है और ये अष्टफल की ज्यामिति में ही रहता है। तो धातु परमाणु हमेशा एक निश्चित संख्या में लिगैंड से घिरा रहता है, उसकी ज्यामितीय व्यवस्था भी निश्चित रहती है, उस परमाणु को ही हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। उसकी परिभाषा आपको ये याद कर लेना है। पांचवा प्रश्न है लिगैंड क्या है। तो जैसा आप पहले ही इसको पढ़ चुके हैं फिर भी देख लेंगे बार। उपसंयोजन सत्ता में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से उपसंयोजकता द्वारा
यानी उपसंयोजकता क्या होती है, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म के दान द्वारा उसका साझा करके जुड़े होते हैं ऐसे आयन समूह या अणु लिगेंड कहलाते हैं। इसको हिंदी में संलग्निक कहते हैं। इनमें कम से कम एक दाता परमाणु अवश्य होता है, जिससे के संयोजकता कोष में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर होता है। माने प्रत्येक लिगेंड में कम से कम एक दाता परमाणु होना चाहिए, उसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए, तभी वो लिगेंड की तरह काम कर सकता है। जैसे जल है, H2O में ऑक्सीजन के पास आप पाते हैं कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर ये उसको दे करके उपसंयोजक बंध बना लेता है, तो ये लिगेंड की तरह काम करता है। ये उदासीन भी हो सकता है और धनावेशित और ऋणावेशित भी हो सकता है। केवल उसके पास जरूरी क्या है, उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, वो उसको दे सके। छठवां प्रश्न है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की 2 सीमाएं लिखिए। जो यद्यपि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ने बहुत सारी चीज़ों की व्याख्या कर दी है, उससे संकुल के चुंबकीय गुणों का पता की व्याख्या की जा सकती है, उससे उसके रंगों की व्याख्या की जा सकती है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। जैसे जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उसके अनुसार जो लिगेंड होते हैं वो लिगेंड बिंदु आवेश के रूप में माने जाते हैं, यानी लिगेंड का जो आकार है बिंदु आकार माना गया है। और यदि ऐसा है, यदि हम बिंदु आकार माने, तो जिस लिगेंड पे ऋणावेश होगा वो धातु के ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अधिक प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए उसको ऋणावेश वाले, चूँकि लिगेंड को हम जीरो अगर एक पॉइंट पे मानते हैं तो पूरा जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है उस पॉइंट पे केंद्रित माने, तो जिसके सीधे में जाएगा उसको अधिक प्रतिकर्षित करेगा, यानी वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, यानी उसको प्रबल क्षेत्र लिगेंड होना चाहिए। लेकिन वास्तव में बहुत से जो ऋणावेशित लिगेंड हैं वो दुर्बल क्षेत्र में आते हैं। जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें भी दुर्बल क्षेत्र में है। यानी अगर हम CFT की जो मान्यता है उसको माने कि लिगेंड बिंदु आकार का होता है, तो सारा का सारा ऋणावेश बिंदु आकार पर केंद्रित रहेगा और वो जिसके सीधे में होगा उस क्रिस्टल की अधिक स्पिल्टिंग करेगा, उसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्पिल्टिंग एनर्जी गैप है वो ज़्यादा होगा। तो फिर वो उसको कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड होना चाहिए। लेकिन वास्तव में जो ऋणावेशित हैं लिगेंड, बहुत से ऋणावेशित लिगेंड जैसे आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, ये आपके स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे आने वाले हैं, यानी दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हैं। इससे ये मान्यता इसकी सही व्याख्या इसकी नहीं हो पा रही है। दूसरी कमी इसमें ये है कि इस सिद्धांत के द्वारा धातु परमाणु या धातु केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के बीच बनने वाले बंध की जो सस्पेंस प्रकृति है उसकी व्याख्या नहीं हो पाती है, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इस प्रवृत्ति का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इस तरह से ये कमियां हैं। यद्यपि इन कमियों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी के द्वारा इसको समझाया जा सकता है, फिर भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की सीमाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या हैं? तो आइए हमको देखते हैं। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति के कारण क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा अंतराल का मान युग्मन ऊर्जा से कम रहता है, जिसके कारण ये उच्च पृथक्करण संकुल बनाते हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं। जैसे कि आयोडीन है, आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, थायोसाइनाइड है। इनमें डेल्टा O यानी क्रिस्टल फील्ड स्पिल्टिंग एनर्जी युग्मन ऊर्जा यानी पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। जैसे हम ऑक्टाहेड्रल संकुल में बात करें तो इसमें जो 5 ऑर्बिटल होते हैं D के, वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं। 2
Eg, 2 ऑर्बिटल हैं उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और T2G, ये 3 ऑर्बिटल हैं वो ऊर्जा इनकी कम हो जाती है, और इनके बीच का जो गैप है वो CFSE यानी डेल्टा O कहलाता है। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरा इसमें जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे T2G में, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कहाँ जाएगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि इसकी पेयरिंग के दौरान जो एनर्जी लगने वाली है, यानी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है कि डेल्टा O ज़्यादा है। यदि डेल्टा O यानी CFSE जो गैप है ये ज़्यादा होगा तो पेयरिंग हो जाएगी, तो आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और यदि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और ये गैप कम है तो आपका लो स्पिन संकुल बनेगा। इस तरह से वे लिगेंड जिनके लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा अंतराल डेल्टा O का मान युग्मन ऊर्जा से कम होता है, इसके कारण उच्च पृथक्करण संकुल बनते हैं, इनको हम दुर्बल क्षेत्र लिगेंड यानी वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं। और उनका उदाहरण ये हैं आयोडाइड, ब्रोमाइड और थायोसाइनाइड। अब दूसरा पूछा गया इसमें प्रबल क्षेत्र लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये वे लिगेंड होते हैं जिनकी उपस्थिति के कारण क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा अंतराल डेल्टा O का मान युग्मन ऊर्जा से अधिक होता है, जिसके कारण ये निम्न पृथक्करण संकुल बनाते हैं और ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं। इनके अंतर्गत आते हैं कार्बोनिल है, साइनाइड है, एथिलीन डायमीन है। ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड हैं, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसमें भी वही थ्योरी है, यदि उच्च ऊर्जा और माने इनका जो डेल्टा O का गैप ये आपका पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी और ये हाई स्पिन संकुल बनेगा। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखना है, नाम दिए हैं। तो इसमें आपको पहला नाम दिया है टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। आपको देखिए यहाँ पे टेट्राएमीन यानी 4 तो NH3 हैं, तो आपने NH3 पे 4 लगा दिया। डाई एक्वा है NaH2 के 2 हैं, 2 लगा दिए। अब क्या है, कोबाल्ट है तो आपने यहाँ कोबाल्ट लिख दिया। अब यहाँ पे क्लोराइड है, आप तो आप उसको जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसको बंद करिए और एक क्लोरीन लिख दीजिए। अब आपको यहाँ देखना है बैलेंस, तो यहाँ पे चूँकि थर्ड क्लोराइड है नहीं, कोबाल्ट है जो 3+ है इसकी कोऑर्डिनेशन वो ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें कितनी क्लोराइड चाहिए, तो आपको पता है ये तो आपका उदासीन है, ये भी उदासीन है, दोनों उदासीन हैं, यानी 3 धन आवेश को संतुलित करने के लिए हमें 3 ऋण आवेश की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे 3 क्लोराइड लगाएंगे, तो ये यहाँ पे 3 लगा देंगे। इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाएगा CuNH3 H2O4 H2O होल ट्वाइस और कोष्टक बंद Cl3। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा नाम है पोटेशियम टेट्रासाइनिडोन्यूक्लिएट सेकंड। पोटेशियम टेट्रासाइनिडोन्यूक्लिएट सेकंड। अब देखिए यहाँ पे यही है, आपको पता है पोटेशियम धन आवेश है तो इसको के पहले लिखेंगे। अब टेट्रासाइनिडोन्यूक्लिएट है तो टेट्रासाइनिडो कितने होंगे, 4 होंगे, न्यूक्लिएट है तो निकल होगा। अब हमें यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है, तो आपको पता है यहाँ पे सेकंड लिखा है, यानी निकल पे 2 धन आवेश है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। और चूँकि साइनाइड जो लिगेंड है, साइनो लिगेंड है, वो कितना है साइनिडो -1 होता है इस पर, तो ये 4 अगर इसमें लगाए हैं हमने तो 4 एकम 4, यानी ऋण 4 आवेश ये रहेगा और धन 2 इसका रहेगा। तो बाद में कितना बचा, ऋण 2, तो हमें ऋण 2 के लिए 2 पोटेशियम चाहिए होंगे, तो इसको लिख देंगे K2, तो K2NiCN4। देखिए इसको ऊपर वाले को एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें आपका टेट्राएमीन डाइएक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड है,
तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने पहले लिखा टेट्रामीन, तो आप NH3K4 होल 4 लिख दीजिए, टेट्रामीन हो गया। डाई एक्वा है तो आप 2 पानी बना दी H2O होल ट्वाइस। फिर क्या है कोबाल्ट, तो यहाँ पे कोबाल्ट लिख दीजिए। अब ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूरा हो गया। अब आपको देखना है क्लोराइड कितने हैं। इसके लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पर 3rd है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये अमोनियम जी ये इसका उदासीन है, ये भी उदासीन है, और 3rd इस पर लिखा है, तो यानी कोबाल्ट पे आपका 3 धनावेश होगा। तो 3 धनावेश को संतुष्ट करने के लिए हमें 3 ऋणावेश चाहिए, तो यानी क्लोराइड पे 1 ऋणावेश होता है, तो हमें 3 क्लोराइड चाहिए, तो Cl3 हो जाएगा। इस तरह से ये इनके सूत्र हो गए। 9वां और आखिरी प्रश्न है, प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पे देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी प्रभावी परमाणु संख्या किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास उपलब्ध इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है। इस संख्या में लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों को भी शामिल किया जाता है, प्रभावी परमाणु संख्या कहलाती है। इसको हम इस तरह निकाल सकते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी प्रभावी परमाणु संख्या बराबर धातु का परमाणु क्रमांक माइनस उस पर धनावेशों की संख्या, यानी उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको उसमें से घटा देंगे। आपको पता है धनावेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। किसी में 2 धनावेश है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3 धनावेश है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। प्लस जो जितने लिगेंड उसमें जुड़ते हैं, एक दंतो लिगेंड हैं तो 2 का गुणा करेंगे हम। अगर क्योंकि एक दंतो लिगेंड है अपना एक पेयर दे के जुड़ता है वो, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। यदि कोई द्विदंतो लिगेंड है तो 4 जुड़ेगा। इस तरह से हम उसी हिसाब से बैलेंस कर लेते हैं, और ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक माइनस धनावेश की संख्या प्लस 2 गुणा एक दंतो लिगेंड की संख्या। उदाहरण से समझ सकते हैं इसको। हम इस संकुल को लेते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। इस संकुल में हम केंद्रीय धातु Fe के लिए हम प्रभावी परमाणु संख्या निकालें तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है। क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 2nd है, 2 है तो उसमें -2 करेंगे, और उसमें 6 लिगेंड जुड़े हैं, एक दंतो लिगेंड है तो 6 दूनी 12 ये हो गए। तो ये 26 में से 2 गई, 24 बची, और प्लस 12 का 24 12 36। आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है, इनकी जो संख्या होती है ये किसी अक्रिय गैस के समान ही होती है। सामान्यतः ये बात सत्य होती है सबके लिए। इस तरह से अध्याय 9 के सभी प्रश्न हो गए हैं, इनको ध्यान से देख लीजिएगा।